हेलो एवरीवन। रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित टॉप 20 हिंदी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए कि अनेक शब्दों के लिए क्या करना है, एक शब्द को चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसका विभाजन न किया जा सके। तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविभाज्य कहेंगे या अविभक्त कहेंगे या अखंड कहेंगे या अखंडित कहेंगे? तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहा न गया हो। जो कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अकथनीय कहेंगे या अकथित कहेंगे या अवर्णनीय कहेंगे या अकथ कहेंगे? तो जो कहा न गया हो इसे आपका अकथित कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे मार्ग पर चलने वाला। तो जो बुरे मार्ग पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी विपथगामी, अर्थात पथ से अपने भटक जाना। तो जो बुरे मार्ग पर चलता है उसे विपथगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लुटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। यह मुहावरा दिया गया है कि कलेजे पर सांप लुटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ आपका होता है ईर्ष्या करना। कलेजे पर सांप लुटना अर्थात ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सुख दुख में कौन समास है? सुख दुख, देखिए सुख दुख क्या हो गया, इसमें दोनों पद प्रधान है, सुख भी प्रधान है दुख भी प्रधान है। हमने आपको बताया है कि सुख दुख हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, राधा कृष्ण हो गया। जिनमें दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, जिनमें दोनों पद प्रधान होगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। याद रखेंगे इस तरह का प्रश्न हो जैसे भाई बहन, माता पिता, राधा कृष्ण, ये सभी क्या होते हैं? द्वंद्व समास। इनमें क्या होता है? पूर्व पद और अंतिम पद दोनों क्या होता है? प्रधान होता है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वह क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पानी में कौन समास है? बिना पानी में कौन समास होगा? तो ध्यान दीजिए बिना पानी से आपको क्या अर्थ मिलता है? बिना पानी का अर्थ आपका होता है क्या? सरस्वती। बिना पानी से क्या आपको मिलता है? सरस्वती। तो जो आपका विशेष अर्थ बताता है, ऐसा शब्द जो क्या करता है? विशेष अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं? उससे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसके आधार पर हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी आपको कराया है, जैसे नीलकंठ का हमने कराया था कि नीलकंठ से आपको क्या मिलता है? नीलकंठ से आपको मिलता है क्या? शिव। नीलकंठ मीन्स क्या होता है? जिसका कंठ नीला है अर्थात भगवान शिव। उसी तरह हमने पीताम्बर भी कराया है जिसका वस्त्र पीला हो अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर भी हमने करा है कि लंबोदर जिसका उदर लंबा हो अर्थात जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहते हैं? उसे गणेश कहते हैं। तो इस सभी प्रकार के जो शब्द होते हैं वे आपका बहुब्रीहि समास होते हैं। तो आप यहाँ पे समझे कि द्वंद्व समास हमने बताया कि जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि ये क्या होते हैं? तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जो क्या करता है? अपना खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है। जैसे वीणा पानी हमने देखा तो जो वीणा ग्रहण करती है कौन है? सरस्वती माता है। उसी तरह हमने नीलकंठ बताया, पीताम्बर बताया, लंबोदर बताया। ये सभी क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब वह कौन सा समास होगा? तो ऊपर तो हमने दो समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चौराहा हो गया। क्या है? चौराहा। जहाँ पे क्या हो? चार राहों का समूह, चार रास्ता जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। यह आपका चौराहा हो गया। तो चौराहा चार राह वाला, इसमें क्या है? चार राह। कितने रास्ते हैं? चार। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम शब्द क्या हो?
प्रथम शब्द संख्यावाची, तो संख्यावाची है, और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो इसे क्या कहते हैं? तो जहाँ भी आपको प्रथम शब्द मिल जाए संख्यावाची, वह आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, जहाँ भी जिस शब्द में आपको संख्यावाची मिल जाए, पूर्व पद में क्या मिले? संख्यावाची। जैसे चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, पंचवटी हो गया, ये सभी क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार का सही संधि विच्छेद क्या है? हमें क्या बताना है? अहंकार का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अहंकार का संधि विच्छेद आपका होता है अहम जोड़ कार। क्या होता है? अहम जोड़ कार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? क्या बताना है हमें? सज्जन का संधि विच्छेद। तो सज्जन का आपका होता है सत्य जोड़ जन। क्या होता है? सत्य जोड़ जन, यह आपका सज्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथैव, तथैव में कौन सा संधि है? तथैव में कौन सा संधि है? तो हमने आपको बताया है इसका ट्रिक कि संधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा जोड़ एव। क्या होगा? तथा जोड़ एव आपका इसका संधि विच्छेद हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तथा, तथा में क्या आ रहा है और यहाँ पे ए है, तो आ भी क्या है? ये आपका स्वर है, और ए भी क्या है? स्वर है। तो दो स्वर वर्णों के मेल से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सा संधि कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमने आपको बताया है कि दो स्वर होगा तो स्वर संधि। अगर यहाँ पे मान लीजिए व्यंजन होता, यहाँ स्वर होता, तो व्यंजन संधि। यहाँ व्यंजन होता, यहाँ भी व्यंजन होता, तो भी व्यंजन संधि। और हमने बताया कि जहाँ विसर्ग मिल जाए, तो विसर्ग मिल जाएगा तो वह कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। तो इस तरह आप इन तीनों को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सा संधि है? निर्धन में हमें बताना है कौन सा संधि है। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद आपका होता है निर्धन का निह जोड़ धन। क्या होता है? निह जोड़ धन। अब आप खुद से बता सकते हैं कि इनमें कौन सा संधि है। अभी हमने पीछे क्या बताया कि जहाँ भी आपको विसर्ग दिख जाए, तो विसर्ग दिख जाए तो वह क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संधि का हमने कॉन्सेप्ट भी कराया है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको और सारा भी क्लियर होगा कि कैसे संधि को पहचानते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने पूरी ट्रिक का भी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, 8 भेद कौन होता है? तो पहला होता है कर्ता। तो कर्ता के लिए ने का यूज होता है। उसके बाद कर्म होता है, तो कर्म के साथ को यूज करते हैं। उसके बाद करण होता है, तो करण के लिए से का यूज होता है। उसके बाद संप्रदान होता है, तो संप्रदान के लिए आपका के लिए का यूज किया जाता है। उसके बाद आपादान के लिए से का यूज होता है। उसके बाद संबंध के लिए का, के, की का यूज होता है। उसके बाद आपका अधिकरण होता है, तो अधिकरण के लिए में और पर का यूज होता है। और सबसे लास्ट आपका संबोधन होता है। संबोधन के लिए आपका हे, अरे, अजी, अहो का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेबुल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? टेबुल पर पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? अभी हमने बताया है पर का क्या होता है। तो पर आपका होता है अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अभी हमने बताया आपको कारक के 8 भेद के बारे में, तो इसमें हमने बताया है कि अधिकरण, अधिकरण में कौन कौन आता है? इसमें में और पर आता है। तो यहाँ पे पर दिया था, तो पर क्या होगा? अधिकरण के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान देंगे, प्रत्यय के बारे में हमने बताया है कि यह शब्द के बाद में लगता है। कहाँ लगता है? शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है? चेंज कर देता है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? घुमक्कड़, घुमक्कड़, तो क्या होगा? अक्कड़ प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महत्व। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में हमें प्रत्यय बताना है। महत्व, महत्व, तो लास्ट में क्या आ रहा है? तव आ रहा है। तो हम ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा। महत्व, देखिए आप शब्द का उच्चारण करेंगे उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। महत्व, महत्व हम कहते हैं तो लास्ट में क्या तव आ रहा है,
तो हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग के बारे में हमने पता है कि यह क्या होता है, यह शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है और इसका अर्थ क्या करता है, चेंज कर देता है। उससे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग में हम पहले वाले को देखेंगे, अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छतरी। छतरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, छतरी का स्त्रीलिंग हमें बताना है। तो छतरी का स्त्रीलिंग क्या होता है, छत्राणी होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार अव्यय के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। तो वह कौन सा क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। तो वह कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तो वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जिस क्रिया के साथ कर्म न हो वह कौन सी क्रिया है, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, जिसके साथ कर्म ही न हो वह कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अकर्मक क्रिया का। जैसे एग्जाम्पल हो गया राम खाता है, क्या हो गया, राम खाता है। तो ध्यान देंगे, राम खाता है तो राम क्या हो गया, राम तो यहाँ पे कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खाना क्या होता है, क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, क्रिया के बाद कर्म आता है। तो यहाँ पे कर्म, जैसे यहीं पे रहता है कि राम आम खाता है, तो यह क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह अकर्मक क्रिया। इसमें दिया गया है प्रश्न में कि कर्म न हो, जिस वाक्य में कर्म न हो तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 आपका हिंदी के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।